हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक ड्रामा है ऑल माय सन्स जो कि ऑर्थर मिलर ने लिखा है। ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है। इसमें ये जो ड्रामा है कहते हैं कि एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस ड्रामे में आपको लव, हेट, गिल्ट सब कुछ मिलेगा। यानी कि ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। 3 एक्ट का ये एक प्ले है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्ले के जो राइटर हैं ऑर्थर मिलर के बारे में। ऑर्थर मिलर जिनका जन्म हुआ था 1915 में, 1915 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। और जो उनका प्लेस ऑफ बर्थ था वो था हार्लेम, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क सिटी जो कि यूएस में है। और उनकी डेथ हुई थी 2005 में जब वो 89 ईयर्स के थे। और रॉक्सबरी में उनकी डेथ हुई थी। रॉक्सबरी भी यूएस में है। वो एक प्ले राइट थे, एसिस्ट थे और स्क्रीन राइटर थे। अब बात करते हैं उनके इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये जो प्ले है ये एक 3 एक्ट प्ले है। ये लिखा गया था 1946 में। और ये जो पहली बार पब्लिश्ड हुआ था, प्रोड्यूस किया गया था, ये पहली बार कॉर्नोट थिएटर में ये प्रोड्यूस किया गया था 1947 को, 29 जनवरी 1947 ईस्वी को कॉर्नोट थिएटर में ये प्रोड्यूस सबसे पहली बार किया गया था। इस प्ले ने जो है बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑथर, टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन, यानी कि इस प्ले को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। ये प्ले बहुत ही सक्सेसफुल रहा था ऑर्थर मिलर का। ऑर्थर मिलर ने इससे पहले जो एक प्ले लिखा था वो उनका फ्लॉप हो गया था, लेकिन ये प्ले उनका बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था क्योंकि ये जो प्ले था ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड था। तो सबसे पहले इस प्ले के कुछ मेन जो कैरेक्टर हैं उनकी बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि इस प्ले के मेन कैरेक्टर कौन कौन थे। इस प्ले का सबसे पहला कैरेक्टर जो केलर लगभग 60 साल का है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जो केलर की वाइफ का नाम है केट और उसके 2 बच्चे हैं, क्रिस और लैरी। क्रिस और लैरी दोनों ने ही वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन क्रिस तो वापस आ गया और लैरी अभी भी मिसिंग है। लैरी को मिसिंग हुए लगभग 3 साल का समय हो चुका है। जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और जो और उसका पार्टनर था स्टीव। जो और स्टीव दोनों ही एक फैक्ट्री चलाते थे और उनकी फैक्ट्री को वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान एयरप्लेन पार्ट्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन एयरप्लेन जो पार्ट्स वो बनाते हैं उनमें कुछ डिफेक्टिव पार्ट वो लगा देते हैं, जिसकी वजह से 21 एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं और 21 पायलट की मौत हो जाती है। अब जो और स्टीव को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन जो कहता है कि मैं तो उस दिन फैक्ट्री में गया ही नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। और इसीलिए जो को छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो के खिलाफ़ कोई सबूत उन्हें नहीं मिल पाते और सारे जो सबूत हैं वो स्टीव के अगेंस्ट होते हैं और स्टीव को जेल हो जाती है। जो घर वापस आ जाता है। सेकंड जो इस प्ले का कैरेक्टर केट केलर जो की वाइफ है और क्रिस और लैरी की माँ है, उसे अभी भी विश्वास है कि जो उसका बेटा है लैरी वो आज भी जिंदा है और वो वापस आएगा। वो एक बहुत ही अफेक्शनेट और डिवोटी मदर इस ड्रामा में, इस प्ले में दिखाई गई है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्रिस केलर जो कि सन है जो केलर का और केट केलर का और लैरी का भाई है। क्रिस लगभग 32 ईयर्स का है। वो बहुत ही लॉयल, अफेक्शनेट और आइडियलिस्ट है। क्रिस ने भी जो है वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेट किया था और वो वापस सेफली आ गया था। अब जो क्रिस है वो एक लड़की से प्यार करता है, एने जो कि लैरी की गर्लफ्रेंड रही थी। लैरी के साथ वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन लैरी के जाने के बाद जो है क्रिस के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। हालांकि क्रिस और जो एने हैं उन्हें मिले हुए लगभग 5 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन वो इस टाइम में भी एक दूसरे को लेटर लिखते रहे हैं। और अब जो है क्रिस वो एने से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इस प्ले का लैरी केलर को हालांकि इस प्ले में दिखाया नहीं जाता, वो फिजिकली अपीयरेंस उसकी नहीं है इस प्ले में, लेकिन फिर भी उसकी बातें होती है। तो लैरी केलर जो और कैट का सन है और क्रिस का ब्रदर है और वह क्रिस का भाई है। अगर वो आज जिंदा होता तो वो लगभग 27 साल का होता, यानी कि जब वो मिसिंग हुआ था तो वो 24 ईयर्स का उस टाइम था। लैरी का जो प्लेन था वो डिसअपियर हो गया था और वो तभी से मिसिंग है। सबने उसको डेड मान लिया है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी विश्वास है कि वो वापस आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टर एने डीवर जो है वो उसके फादर का नाम है स्टीव डीवर, जो कि अभी जेल में है, जो कि जो का पार्टनर था। और उसका एक भाई है जॉर्ज। एने लगभग 26 ईयर्स की है। वो बहुत ही काइंड हार्टेड और स्ट्रॉन्ग माइंडेड गर्ल है। वो लैरी के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अब वो क्रिस से मिलने
आई है और वो क्रिस से शादी करना चाहती है। एनी को जो है काफ़ी टाइम हो गया है जब से उसने अपने पिता से और अपने भाई से उसने कोई भी बात नहीं की है। जब से उसके पिताजी अरेस्ट हुए हैं तब से उसने अपने फादर से कोई भी रिलेशन नहीं रखा है। और लास्ट में जो है, प्ले के लास्ट में कुछ रिवील भी वो करती है लैरी के बारे में। उसे बहुत कुछ उसने कुछ पता होता है जो कि वो पहले नहीं बताती, लेकिन इस प्ले के लास्ट में वो उसे बताती है। अब वो क्या था वो हमें जब हम प्ले पढ़ेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जॉर्ज डीवर जो कि एने का भाई है और स्टीव डीवर का बेटा है। वो लगभग 32 साल का है। जॉर्ज भी जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था जॉर्ज ने भी, लेकिन अब वो एक लॉयर है। जॉर्ज भी काफ़ी टाइम से अपने पिता से नहीं मिला है, लेकिन एक दिन उसे लगता है कि उसे अपने पिता से मिलना चाहिए और उसे फेस करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, उसे जानना चाहिए। और अब वो अपने पिता से मिलने जाता है तो उसे लगता है कि शायद उसके पिता इनोसेंट है और ये जो ब्लेम उन पे डाला गया है ये जो ने डाला है और जो है वो ही गिल्टी है। तो इसीलिए वो केलर फैमिली में आता है ताकि वो सच का पता लगा सके और एने को क्रिस से शादी करने से रोक सके। नेक्स्ट कैरेक्टर स्टीव डीवर जो कि एने और जॉर्ज का फादर है। उसको जेल हो गई है, उस पर ब्लेम है कि उसने डिफ़ॉल्ट जो एरोप्लेन क्राफ्ट्स लगाए थे। अब वो इनोसेंट है या गिल्टी है इसका पता हमें प्ले में ही पढ़कर चलेगा। हालांकि उसकी जॉर्ज को भी जो है फिजिकल अपीयरेंस उसकी प्ले में नहीं है, केवल उसके बारे में बात ही की गई है, उसे थ्रू आउट द प्ले नहीं दिखाया जाता, लेकिन फिर भी वो एक मेन कैरेक्टर इस प्ले में निभाता है। नेक्स्ट जो ये तो इसके मेन कैरेक्टर थे, दो फैमिली थी, एक केलर फैमिली और एक डीवर फैमिली। केलर फैमिली में 4 मेंबर्स और डीवर फैमिली में 3 मेंबर्स। अब जो कुछ साइड जो रोल है जिनके साइड कैरेक्टर उनकी बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जिम बैलिस जो है वो एक डॉक्टर है। वो लगभग 40 साल का है और वो केलर के बराबर में रहता है, यानी कि केलर का वो पड़ोसी है। वो एक डॉक्टर है लेकिन वो एक मेडिकल रिसर्चर बनना चाहता है। जिम को जो है डॉक्टर करना पसंद नहीं है, उसे अपनी जो जॉब है वो पसंद नहीं है। उसकी जो वाइफ है, एक उनकी वाइफ का नाम है स्यू बैलेसिस भी लगभग 40 साल की है और स्यू बैलेसिस को पसंद नहीं है कि उसका जो हस्बैंड है वो रिसर्च की जॉब करे। उसे लगता है कि डॉक्टर की जॉब ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि डॉक्टर की जॉब में ज़्यादा अर्निंग होती है और अगर रिसर्च की जॉब डॉक्टर जिम करते हैं तो उसमें इतनी अर्निंग नहीं होगी। और स्यू जो है वो क्रिस को पसंद नहीं करती क्योंकि क्रिस जो है डॉक्टर जिम को सपोर्ट करता है और स्यू को ऐसा लगता है कि क्रिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फ्रैंक ल्यूबे और लाइडिया लूबे। फ्रैंक और लाइडिया हस्बैंड एंड वाइफ है। फ्रैंक लगभग 32 साल का है और लाइडिया 27 साल की है। फ्रैंक जो है एक नेबर है ये भी केलर फैमिली का और जो फ्रैंक है वो होरोस्कोप लिखता है और वो केट की रिक्वेस्ट पर लैरी का भी होरोस्कोप लिख रहा है ये जानने के लिए कि जिस दिन लैरी मिसिंग हुआ था क्या वो दिन लैरी का फेवरेबल डे था, क्योंकि अगर वो लैरी का फेवरेबल डे था तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अपने फेवरेबल डे के दिन मर जाए, तो इसीलिए वो उसका भी होरोस्कोप लिख रहा है। लाइडिया फ्रैंक की वाइफ है। लाइडिया पहले जॉर्ज के रिलेशनशिप में थी, यानी कि जॉर्ज जो कि एना का भाई था, लेकिन जब जॉर्ज वॉर के लिए चला गया था तो उसने जॉर्ज का वेट नहीं किया और उसने फ्रैंक से शादी कर ली और इन दोनों के 3 बच्चे हैं। लाइडिया जो है एने की भी फ्रेंड थी और लाइडिया और एने लगभग एक ही उम्र की हैं। इसके अलावा जो है एक छोटा बच्चा है बर्ट, वो 8 साल का लड़का है और वो भी जो है केलर फैमिली के पड़ोस में रहता है। तो चलिए अब इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। ये प्ले जब स्टार्ट होता है ये केवल 18 आवर्स जो कवर करता है, यानी कि इस प्ले में दिखाया गया है कि जो भी घटनाएं घट रही है वो केवल 18 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। और ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो संडे की सुबह होती है और अगस्त 1946 का जो है समय दिखाया गया है। और जो घटना घटी थी, यानी कि जब लैरी डिसअपियर हुआ था और जो एरोप्लेन क्रैश हुए थे वो 1943 की घटना है, यानी कि 3 साल बाद की। इस घटना के 3 साल बाद जो है ये सब अब प्ले में जो घटना होगी वो 3 साल बाद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 स्टार्ट होता है अर्ली संडे मॉर्निंग में, अगस्त 1946 का टाइम है। और जो एक्शन है ये एक बैकयार्ड में, जो केलर होम है, केलर का जो घर है उसके बैकयार्ड में जो है टोटल एक्शन, यानी कि इस प्ले का जो टोटल एक्शन है वो उसी बैकयार्ड में, उसी आंगन में घटित होता है, जो कि केलर होम का
बैकयार्ड है। अब वहाँ पर क्या है, जो केलर है वो बैठे हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उनके साथ ही डॉक्टर जिम बैलिस जो कि उनका पड़ोसी है वो भी बैठा हुआ है। और वहीं पर गार्डन में एक एप्पल ट्री है जो कि रात तूफान आने की वजह से आधा टूट गया था। अब उनके साथ ही उनका एक और पड़ोसी फ्रैंक लूबे जो कि एक हॉरोस्कोप भी लिखता है, वो वहाँ पर आता है। अब जो है फ्रैंक लूबे वो उस टूटे हुए एप्पल ट्री को देखता है जो कि हवा में टूट गया था और कहता है कि क्योंकि जो एप्पल ट्री था ये लैरी की जो याद में लगाया गया था, तो वो कहता है कि अगर लैरी अभी ज़िंदा होता तो वो 27 ईयर्स का हो चुका होता, इस महीने वो 27 साल का हो जाता। और ये बड़ा ही आश्चर्यचकित बात है कि ये पेड़ भी बिल्कुल उसके बर्थडे के टाइम ही टूटा है, यानी कि उसका जन्मदिन आने वाला है इस महीने में और इसी महीने में ये पेड़ टूट गया है। और वो ये भी बताता है कि वो लैरी के हॉरोस्कोप पर कार्य कर रहा है, कि वो जानना चाहता है कि जिस दिन लैरी मिसिंग हुआ था 25 नवंबर को, तो क्या 25 नवंबर उसका फेवरेबल डे था, क्योंकि फ्रैंक को विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति अपने फेवरेबल डे के दिन मर नहीं सकता। तो शायद हो सकता है कि लैरी जीवित हो और लैरी वापस आ जाए। अब जो डॉक्टर जिम बैलिस है वो पूछता है कि एने कहाँ पर है, तो जो उसे बताता है कि एने सीढ़ियों के ऊपर है, यानी कि ऊपर कमरे में सो रही है। तो हमें ये पता चलता है कि जो एने है वो भी केलर फैमिली में आई हुई है। और वो ये भी बताता है कि क्योंकि वह रात को 1 बजे ट्रेन स्टेशन से आई थी, यानी कि जो एने है वो रात 1 बजे ही जो है केलर फैमिली में आई है और अभी वो सो रही है। अब जो कहता है कि एने बहुत ही सुंदर हो गई है, अब वो बड़ी हो गई है, यानी कि ये भी यहाँ पर बताया जाता है कि जब एने छोटी थी तो वो उस घर में रहती थी जहाँ पर कि अब जिम रहता है। तभी वहाँ पर जिम की वाइफ स्यू आती है जो कि उसे बताती है कि फ़ोन पर उसका कोई पेशेंट है, मिसिस एडम्स। तो स्यू जिम से कहती है कि उसे पेशेंट से मिलना चाहिए, उसे मिस्टर हबर्ड से मिलना चाहिए। लेकिन जिम्स कहता है अपनी वाइफ को कि मिस्टर हबर्ड बीमार नहीं है और उसे कोई भी अटेंशन नहीं चाहिए। लेकिन स्यू अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे फिर भी उसे मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वह उसे देखने जाएगा तो उसे $10 मिल सकते हैं। और जिम और स्यू वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि जो स्यू है वो मनी माइंडेड है, यानी कि उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे पैसे की चाह है। तो जिम और स्यू वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक की वाइफ लाइडिया आती है और फ्रैंक से कहती है कि वो चलकर उसका टोस्टर फिक्स कर दे, और वो दोनों भी वहाँ पर चले जाते हैं। हालांकि जाने से पहले जो है लाइडिया वो भी फॉलन ट्री को देखती है और फिर वो ये भी पूछती है कि क्या एने आ गई है, क्योंकि वो दोनों जो है लाइडिया और एने बचपन चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हैं। और लाइडिया को ये भी जानकर आश्चर्य होता है कि एनी अभी तक अनमैरिड है, क्योंकि जो लाइडिया है वो एने की उम्र की ही है और लाइडिया मैरिड भी है और उसके 3 बच्चे भी हैं, जबकि उसकी उम्र में एने अभी भी अनमैरिड है। लाइडिया वहाँ से चली जाती है और तभी जो है जो का सन क्रिस वहाँ पर आता है, जो अपने बेटे से पूछता है कि क्या उसने इस एप्पल ट्री को देखा है। जो चिंता जताता है कि जब उसकी वाइफ केट इसे देखेगी तो वह बहुत ही परेशान होगी, क्योंकि केट के लिए जो है लैरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो अब तक विश्वास करते हैं कि लैरी वापस आएगा और ये जो एप्पल ट्री है ये लैरी की याद में ही लगाया गया है, तो हो सकता है कि केट इसको देखकर ज़्यादा परेशान हो जाए। लेकिन इससे पहले कि क्रिस कुछ कहता तभी पड़ोस से एक छोटा सा बच्चा जो कि 8 साल का है, बर्ट, वो वहाँ पर आ जाता है। वो जो के साथ एक गेम्स खेल रहा होता है, ऐसे वो प्रिटेंड करते हैं जैसे कि बर्ट जो है एक पुलिसमैन है, यानी कि एक पुलिस वाला है और वो जो के लिए काम करता है। तो वो दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर जो है बर्ट जो वहाँ से चला जाता है। तभी क्रिस जो है अपनी बात पूरी करता है। क्रिस कहता है कि उसकी मदर केट ने सुबह ही इस पेड़ को देख लिया था सुबह 4 बजे, और उसने अपनी माता को किचन से में रोते हुए भी सुना था। और क्रिस यहाँ पर ये भी कहता है कि हमें केट को बता देना चाहिए, यानी कि हमें अपनी माँ को बता देना चाहिए कि लैरी अब वापस नहीं आएगा। और क्रिस यहाँ पर अपने फादर से बताता है कि उसने एने को वापस आने के लिए इसलिए कहा ताकि वो उससे मैरिज कर सके, वो उसे प्रपोज कर सके। जो क्रिस को बताता है कि कहता है कि मुझे नहीं पता कि केट इस न्यूज़ को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि जो एने थी वो लैरी से शादी करने वाली थी। यहाँ पर जो क्रिस से ये भी पूछता है कि तुम एने से शादी क्यों करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें और एने को मिले हुए तो लगभग 5 साल का टाइम हो गया है, तुम जब 5 साल पहले वार पर चले गए थे।
तो तुम एनी से 5 साल बाद मिल रहे हो और तुम एनी से शादी क्यों करना चाहते हो? और अगर तुमने एनी से शादी कर ली तो इससे क्लियर हो जाएगा कि लैरी अब वापस नहीं आएगा। और ये केट जो है इस बात को सुनकर बहुत दुखी होगी। तो क्रिस इस बात पर कहता है कि मैं फिर एनी के साथ जो है ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा और अपने फैमिली बिजनेस को भी मैं छोड़ दूंगा। लेकिन इस बात से जो एक्सेप्ट नहीं करता, जो क्रिस को कहता है कि बिज़नेस जो है हमारे लिए वही सब कुछ है। तभी वहाँ पर केट आती है और वो बताती है कि उसके सिर में जो है दर्द हो रहा है और ऐसा उसको बार बार होता है। वो ये भी कहती है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, लैरी का बर्थडे आने वाला है, एप्पल ट्री टूट गया है और एनी भी वापस आ गई है। तो उसे ऐसा लगता है कि अब जो लैरी है वो जल्दी वापस आ जाएगा। केट कहती है कि वो एनी से बहुत प्यार करती है और उसे अच्छा लगा कि एनी अब तक भी अनमैरिड है और वो भी लैरी का वेट कर रही है। और वो बताती है कि रात में उसने एक सपना देखा था जिसमें लैरी का जो प्लेन है वो क्रैश हो रहा था और लैरी उसे मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो क्रिस से ये भी पूछती है कि उसने एनी को यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी एनी वहाँ पर आ जाती है। एनी ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी हुई है और सभी एनी से बोलते हैं कि वह बहुत ही सुंदर लग रही है। केट जो है फिर से लैरी के बारे में बातें करने लग जाती है और एनी को ये जानकर बड़ा ही एम्ब्रेसिंग फील होता है कि वो रात लैरी के रूम में सोई थी। उसे नहीं पता था कि वो रूम लैरी का है। लेकिन वो इस चीज़ से भी सरप्राइज़ है कि कैप ने अब तक जो है केट ने लैरी के क्लॉथ्स, लैरी के कपड़े, शूज़ सभी जो है बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखे हैं। अब केट जो है एनी से पूछती है कि क्या उसके माता पिता डिवोर्स ले रहे हैं, लेकिन एनी कहती है कि नहीं, मेरी माँ ने मेरे पिताजी को माफ़ कर दिया है। और अब केट जो है एनी से पूछना चाहती है कि क्या वो किसी और को भी डेट कर रही है, लेकिन एनी जो है साफ कह देती है कि वो लैरी का वेट नहीं कर रही है। लेकिन केट जो है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है और वो एनी को वेलकम करता है। वो उसके भाई जॉर्ज के बारे में पूछता है जो कि अब एक वकील बन गया है और पूछता है कि क्या उसके फादर पैरोल पर बाहर आने वाले हैं। लेकिन वो कुछ आंसर दे पाती इससे पहले ही वहाँ पर क्रिस जाता है और फ्रेंड्स जो है वहाँ पर फ्रैंक चला जाता है। एनी केलर से पूछती है कि क्या अभी भी लोग मेरे पिताजी के बारे में बातें करते हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसके बारे में सब कुछ भूल चुके हैं। एनी बताती है कि वह अपने फादर से नहीं मिली है एक बार भी जब से उसके फादर जेल गए हैं और ना ही उसके भाई से उसका कोई कांटेक्ट रहा है। उसे अच्छा नहीं लगा था कि उसके पिताजी के कारण जो है 21 एरोप्लेन क्रैश हो गए थे। एनी ये भी कहते हैं कि हो सकता है जो फॉल्टी पार्ट है वो लैरी के प्लेन में भी चला गया हो। लेकिन केट जो है उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है कि ऐसा दोबारा मत कहना। केट वहाँ से चली जाती है। जो है वो कहता है एनी से कि तुम्हें अपने पिता को माफ़ कर देना चाहिए। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उसे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो वो शायद ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करता। लेकिन शायद उसने भी रियलाइज़ नहीं किया होगा कि इतना बड़ा कोई घटना घट जाएगी। साथ ही वो ये भी कहता है कि यदि वह उस दिन बीमार ना होता तो वह उस दिन काम पर गया होता तो वह शायद स्टीव को ये सब करने से रोक लेता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कहकर जो क्रिस और एनी को वहाँ अकेला छोड़कर वहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। अब जो क्रिस है वो एनी को प्रपोज करता है और एनी भी जो है एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ से ही हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से लिख रहे थे, यानी कि एक दूसरे को लेटर वो लिख रहे थे। वो वहाँ पर किस करते हैं और क्रिस डिक्लेयर करता है कि फाइनली अब हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी जो है वहाँ पर जो वापस आ जाता है और वो उन दोनों का मजाक बनाता है या उन दोनों के साथ जो है मजाक करता है। फिर वो बताता है एनी से कि तुम्हारे भाई जॉर्ज का फ़ोन है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हालांकि उसे नहीं पता होता कि वह फ़ोन क्यों कर रहा है। एनी फ़ोन पे बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब जो वो बताता है क्रिस को कि जो जॉर्ज आज अपने पिता से जेल में मिलने गया था और क्या एना भी ये जानती है। तो क्रिस कहता है कि नहीं, एना को यह नहीं पता। अब जो है उसे चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एने हैं वो भी जो को ब्लेम करती हो कि जो ने ही स्टीव को फंसाया है, और क्या पता एने अभी भी मतलब जो से नफ़रत करती हो। अब जो है वो क्रिस को बताता है कि मैं तुम्हारे नाम पर एक बिज़नेस साइन करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊँगा। और वो
क्रिस को ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज़ को केट को देने में, यानी कि केट को बताने में कि तुम्हारी एंगेजमेंट है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब जो एनी है वो वापस लौटती है और कहती है कि जॉर्ज केलर हाउस में आ रहा है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह यहाँ पर क्यों आ रहा है। अब क्रिस एनी को लेकर ड्राइव करने के लिए चले जाता है। केट वहाँ पर आती है और वो जो को वार्न करती है कि अब जॉर्ज जो है वो बच्चा नहीं रहा है, वो अब एक लॉयर बन चुका है और अब वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गया होगा। जो को केट की इस बात पर गुस्सा आता है, वो वहाँ से चले जाता है और बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है और यहीं पर जो है एक्ट फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। अब केट ने ऐसा क्यों कहा कि जॉर्ज स्मार्ट हो गया है और जो को इतना गुस्सा क्यों आया, जो किस लिए जो है इतना गुस्सा होकर चला गया केट की बात पर, इस बारे में जब हम आगे देखेंगे, जब हम प्ले को एक्ट 2 और एक्ट 3 पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। बाद के जो 2 एक्ट हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो मुझे पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।